आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहली बात ये आती है कि करंट होती क्या है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन हम इसको स्केलर क्वांटिटी ही मानते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद जो वेक्टर लॉ के एडिशन है, करंट उनको फॉलो नहीं करती है। तो कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया गया है, तब उसको वेक्टर नहीं मान सकते, इसलिए करंट को हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट को डिफाइन कैसे करते हैं इस बात को भी हम समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट में ऑब्वियसली हमें करंट के बारे में पढ़ना है कि करंट क्या है, किस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो करंट रेजिस्टेंस से जब फ्लो करती है तो उसमें हमें कैसे कैसे पोटेंशियल ड्रॉप वगैरह सीखना है। हमने ऑलरेडी सीखा है, कैपेसिटर के हम लोग कर रहे थे, आरसी सर्किट तुम्हारे को बताया था। फिर किसी भी सर्किट में किरचॉफ्स का जो जंक्शन लॉ था और वोल्टेज लॉ था, जो ऑलरेडी हम कैपेसिटर में पढ़े थे, वो वापस इस चैप्टर में दोबारा से आएगा। फिर हम लोग को आगे बढ़ेंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो कैपेसिटेंस में आया था वो भी यहाँ पर लौट के आता है। तो काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं और काफ़ी चीज़ें अलग भी हैं। तो जो चीज़ें कॉमन हैं उसको आप इलेक्ट्रिक, आपको बताऊंगा कि ये कैपेसिटर मैंने आपको बताया था, तो आप उसको जाकर रेफर कर सकते हैं। फिलहाल हम अगर बेसिक से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको हम कैपिटल आई और स्मॉल आई के सिंबल से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट एम्पियर, या इसको हम कूलम्ब पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एसआई यूनिट। अब करंट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो बेसिकली आप ये समझें कि करंट का मतलब होता क्या है। करंट कब आती है, तो करंट का मतलब होता है कि जब भी चार्ज फ्लो करेगा, एक चार्ज फ्लो करे या कई सारे चार्ज फ्लो करे, तो जब भी चार्ज मोशन में होता है तो उस मोशन वाले चार्ज की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। और ये जो करंट प्रोड्यूस होती है ये चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये जो करंट होती है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी एक जगह से। तो हम जब भी करंट को मेजर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक पार्टिकुलर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं और ये कहते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम वहां की करंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो करंट को डिफाइन करने के लिए आप ये कह सकते हो कि करंट क्या है। करंट को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहले मान लो मैं डिफाइन करता हूं एवरेज करंट। जब एवरेज करंट की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली एक टाइम का इंटरवल डिसाइड करते हैं कि हम एक समय से इस समय के बीच में करंट को नापना चाहते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि हो सकता है कि करंट पहले ज्यादा हो बाद में कम हो, पहले ज्यादा क्वांटिटी का चार्ज पास कर रहा हो बाद में कम क्वांटिटी का चार्ज पास कर रहा हो, तो करंट अकॉर्डिंगली बदलती जाएगी। तो इन सब की जो एवरेज वैल्यू होगी वो कैसे निकाली जाएगी, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जो एवरेज करंट होती है ये डिफाइन करी जाती है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया और उस टोटल चार्ज को फ्लो करने में टोटल समय कितना लगा। अब यहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चार्ज कितनी वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है, हमें यह फर्क पड़ता है कि हम जहां जहां जिस भी जगह की करंट नाप रहे हैं, कंडक्टर के अलग अलग जगह पे अलग अलग करंट हो सकती है। तो हम किसी भी जगह की जब करंट नाप रहे हैं तो उस जगह पर कितना चार्ज क्रॉस किया, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस किया और उसको क्रॉस करने में कितना समय लगा, ये उस जगह की करंट हो जाएगी। तो हो सकता है कि हमने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया और हम ये मेजर करना चाहते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी करंट पास कर रही है। तो ऑब्वियसली इसमें कुछ चार्ज फ्लो करके पास कर रहा होगा, और जब चार्ज फ्लो करके पास कर रहा होगा तो कितनी क्वांटिटी का चार्ज, कितना टोटल चार्ज, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया है और उसको पास करने में कितना समय लगा है, एवरेज करंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टोटल चार्ज डेल्टा क्यू बाय टोटल टाइम डेल्टा टी। वहीं पे हम जब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है कि
किसी भी समय की करंट, मतलब हो सकता है कि समय के साथ साथ करंट बदल रही हो। पहले सेकंड यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज पास किया, अगले सेकंड 20 कूलम पास किया, अगले सेकंड 30 कूलम पास किया। तो अगर हम पूछा जाए कि टोटल 3 सेकंड में कितनी करंट पास करी, तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम कर देंगे तो टोटल करंट हमें एवरेज करंट आ जाएगी, वो एवरेज आ जाएगी। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि जिस समय टाइम 2 सेकंड था उस समय कितनी करंट पास कर रही थी, तो हम ये कहेंगे कि जब टाइम 2 सेकंड था और हमें उस समय की करंट निकालनी है तो वो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगी और वो निकाली जाएगी dq बाई dt से। मतलब एक छोटा सा इंटरवल 2 सेकंड जब समय हुआ था, उस 2 सेकंड से एक बहुत ही छोटा सा टाइम इंटरवल dt लिया गया और उस छोटे से टाइम इंटरवल में एक छोटा सा चार्ज कोई पास किया होगा, तो वो कितना चार्ज उस समय पास किया वो उस समय की करंट के बारे में बताएगा। तो एवरेज करंट किसी इंटरवल में निकाली जाती है और इंस्टेंटेनियस करंट किसी एक समय पर निकाली जाती है। दोनों ही करंट ये बताती हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो कर रही है किसी भी जगह से, और क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी जगह से और उसको फ्लो करने में कितना समय लगा। हम जब इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं तो इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब कितना चार्ज पर यूनिट टाइम वहां से पास कर रहा होगा। तो ये बात क्लियर है कि एवरेज कैसे है और इंस्टेंटेनियस कैसे है, कैसे निकालना है। तो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए, मान लो क्वेश्चन दिया जाए कि द चार्ज फ्लोज थ्रू अ पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन is given by q is equal to 3t square plus 2t. Find the average current in time interval of t is equal to 0 to t is equal to 1 second, and also इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट हमेशा किसी समय पे होगी, तो इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस करंट हर समय अलग अलग होती है, एवरेज करंट एक इंटरवल पे निकाली जाती है। और अगर हमें एवरेज करंट निकालना है तो हमें ये दिया है कि इतना चार्ज किसी भी टाइम पर फ्लो करता है और एवरेज करंट निकालना है बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 1। तो हम ये कह सकते हैं कि जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 था, और जब टाइम हो गया है 1 सेकेंड तो चार्ज कितना हो जाएगा, टाइम को 1 पुट कर देंगे तो 5 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड के इंटरवल पर जो चार्ज फ्लो किया वो फ्लो हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इस तरह से निकालते हैं। डेल्टा क्यू का मतलब Q2 माइनस Q1 और डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1। तो Q2 माइनस Q1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 0, T2 माइनस T1 हो जाएगा 1 माइनस 0, मतलब 5 एम्पियर की एवरेज करंट फ्लो कर रही होगी 0 से 1 सेकेंड के इंटरवल पर। वही अगर हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना होगा तो हम I को लिखेंगे dq बाई dt। अब Q दिया है 3t स्क्वायर प्लस 2t, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6t प्लस 2, ये हो गई करंट। अब करंट अगर इतनी है 6t प्लस 2, तो हम ये कह सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू टाइम को 1 पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। एट t इज इक्वल टू 2, टाइम को 2 पुट करेंगे तो 12 प्लस 2 I हो जाएगा 14। तो जैसे जैसे आप टाइम को अलग अलग वैल्यूज देते रहोगे, करंट की वैल्यूज भी हर समय पर अलग अलग आती रहेगी, और ये जिस समय पर करंट चाहिए ये उस समय की इंस्टेंटेनियस करंट कही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, इसके आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन से केसेस में करंट पूछी जा सकती है। तो आपको यह समझना है कि हमें जब भी करंट को निकालना है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर भी हो सकते हैं। एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर तब होते हैं जब जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टाइम के संग ना बदले। मतलब पहले सेकंड 10 कूलम गया, अगले सेकंड भी 10 कूलम गया, फिर अगले सेकंड 10 कूलम गया,
तो उस केस में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ जो चार्ज फ्लो करेगा तो एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट सेम आ जाएगी। या अगर एक प्रॉब्लम सीखें या प्रॉब्लम करें कि अगर एक मान लो एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई Q का चार्ज है जो कि किसी वेलोसिटी v से ट्रैवल कर रहा है और v कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस r का है और हमसे ये कहा गया है कि चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, फाइंड करंट। तो हमें अब करंट चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात को समझे कि अगर हमें करंट निकालनी है तो हमें यह बात समझनी है कि हम किसी भी जगह की करंट निकालेंगे तो सेम आएगी क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। तो एवरेज भी वही होगा, इंस्टेंटेनियस वही होगा। मान लो मैं बात करता हूं कि ये Q का चार्ज जब सर्कल में फ्लो कर रहा है तो मैं इस जगह की बात करता हूं। ये Q का चार्ज अगर यहां से जाएगा तो घूम के आएगा और फिर इसको क्रॉस करेगा, फिर से घूम के आएगा, फिर से क्रॉस करेगा। तो जब करंट की हम मेजर करते हैं तो ये होता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन को कितना चार्ज पास कर रहा है, कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास कर रहा है और कितने समय में पास कर रहा है, वो करंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जगह को बार बार Q का ही चार्ज क्रॉस करेगा और Q का चार्ज क्रॉस करेगा कितने समय के इंटरवल में, जितने समय में ये सर्कल में घूम के आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होनी चाहिए ये Q का चार्ज पास कर रहा है। अगर उसको पास करने में T का, कैपिटल T टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, सर्कल में घूम के आएगा फिर घूम के आएगा, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो ये करंट हो जाएगी। तो I हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई करंट कितनी है 2 पाई R डिवाइडेड बाई V। तो करंट की वैल्यू लिख सकते हैं QV अपॉन 2 पाई R। इस तरीके से हम इसकी करंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कंडक्टर में करंट कैसे हम मेजर करेंगे। तो कोई भी कंडक्टर हम जब लेते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अगर मोशन करेंगे तो करंट फ्लो करेगी। आप किसी भी कंडक्टर को जब उठाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी मेटेलिक रॉड को उठा लिया, आयरन की रॉड को उठा लिया, तो उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, जो इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर हैं उनसे कोई करंट नहीं आ रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं, उनकी वजह से करंट आ सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो भी जितने भी एटम्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम है। मतलब रैंडम का मतलब कोई फिक्स नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में जाएंगे या वाई में जाएंगे या जेड में जाएंगे, वो उनकी हर डायरेक्शन में ट्रैवल करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस है। तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स राइट में जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ आगे जा रहे हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो नेट जो करंट आएगी वो जीरो हो जाएगी या नेट मोशन जीरो हो जाएगा। क्योंकि जब चार्ज इधर जा रहा है और एक चार्ज इधर जा रहा है तो इन दोनों की जो करंट आएगी आपस में कैंसिल हो जाएगी। और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो हम लेते हैं किसी भी कंडक्टर में, उसके रैंडम मोशन की वजह से उसके पास करंट जीरो होती है। मतलब अगर हमने कोई भी कंडक्टर उठाया तो फिलहाल उसके पास जो नेट करंट होगी वो जीरो होगी, क्योंकि रैंडम मोशन की वजह से कोई भी नेट मोशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो पा रहा होगा। ये जो रैंडम मोशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं और अपने आप को रैंडमली मूव करवाते हैं, और इस मोशन को हम कहते हैं थर्मल मोशन। और ये जो थर्मल मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, उसकी वजह से नेट करंट जो आएगी वो जीरो आएगी। या ये इसलिए आएगी क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में जाएंगे उतने राइट में जाएंगे, उतने ऊपर उतने नीचे, तो नेट मोशन नेट करंट हम कह सकते हैं जीरो आएगी। ठीक है, अब अगर हम उस बात को समझते हैं और ये पता लगाना चाहते हैं कि करंट इन कंडक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे और भी जो चीजें हैं इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह ये सब चीजें सीखेंगे। तो हम यहां पे पहली बात ये कहेंगे कि ड्यू टू थर्मल मोशन द नेट करंट इज जीरो। ठीक है, थर्मल मोशन की वजह से नेट करंट जीरो होनी चाहिए। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि
अगर मान लो कि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है कुछ इलेक्ट्रॉन, किसी पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो u1 इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से u2 को हम डिफाइन करेंगे थर्मल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन। इस तरह से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा थर्मल वेलोसिटी ऑफ द nth इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स है तो ये थर्मल वेलोसिटीज ऑफ n इलेक्ट्रॉन होगा। और जैसा मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के मोशन रैंडम है, तो अगर मैं एक वेलोसिटी निकालता जो कि इन सारे की वेलोसिटीज को मान लो हम जोड़ देते, सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब की एवरेज वेलोसिटी निकालते, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज को जोड़कर अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड करते तो ये जीरो इसलिए आता क्योंकि जितनी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की राइट पे जाने की है उतनी लेफ्ट में जाने की है, तो राइट और लेफ्ट कैंसिल, ऊपर नीचे कैंसिल, आगे पीछे कैंसिल, तो नेट एवरेज वेलोसिटी को हम कह सकते हैं जीरो आएगी। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी कंडक्टर को उठाते हैं तो एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन की मिला के जीरो आती है, तो ऑन एन एवरेज किसी भी इलेक्ट्रॉन का नेट मोशन नहीं होता है, तो नेट करंट उस समय जीरो होती है। लेकिन मान लो अगर आपने उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, और ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स का जो रैंडम मोशन था उसको ऑर्गेनाइज करेगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मोशन करवाने की कोशिश करेगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात और समझिए कि जो कंडक्टर होता है वो खाली नहीं होता है, उसमें एटम्स होते हैं और वो जगह को भर के रखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो अगर हमने लेफ्ट में अप्लाई करी तो फोर्स लगा राइट में, और जो इलेक्ट्रॉन राइट में चलना शुरू करेगा उस इलेक्ट्रॉन को आगे जाके कोई ना कोई एटम मिलेगा, उससे टकरा जाएगा, टकरा के वापस आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी लग रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उसको आगे ले जाएगी, फिर टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर टकराएगा। ऐसे करते करते वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो सही, लेकिन फ्रीली नहीं बढ़ पाएगा, एटम से कोलिजन कर करके वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मोशन करना शुरू किए, लेकिन वो जब भी आगे बढ़ेंगे तो उनका कोलिजन किसी दूसरे एटम से हो जाता है। तो जो टाइम बीतता है इलेक्ट्रॉन का बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ, फिर वो आगे बढ़ा और फिर कोलिजन हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर कोलिजन हुआ, तो हम इस टाइम को कहते हैं, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन को कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और ये टाइम अलग अलग इलेक्ट्रॉन का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग कोलिजन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ठीक है, तब हम बात करते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied in conductor, तो उस केस में क्या होगा? तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो अगर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स माइनस ऑफ E इंटू ई लग रहा होगा। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस भी डायरेक्शन पे होगी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा, तो यस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा। अब ये हर इलेक्ट्रॉन पे बराबर फोर्स लगेगा क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम चार्ज है और हर इलेक्ट्रॉन को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। अब इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि फोर्स लगा, फोर्स की वजह से मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा जो माइनस ऑफ ई इंटू ई हो जाएगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है वो माइनस ऑफ ई इंटू कैपिटल ई बाई एम, इतना इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की, तो जैसे मैंने कहा कि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव
कोलिजन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका एटम से कोलिजन होता है, फिर वो लौट के आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कोलिजन होता है। तो जो टाइम टाउ है इसको हम रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू उसका रिलैक्सेशन टाइम t1 का, τ1 का। एक्सेलरेशन सारे इलेक्ट्रॉन का सेम है क्योंकि मास सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो एक्सेलरेशन सेम है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की जो थर्मल वेलोसिटी होती थी पहले, वो थर्मल वेलोसिटी u1 की थी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करी गई थी तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी u1 से चल रहा था, उसका एक्सेलरेशन मिला इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, और τ1 उसका रिलैक्सेशन टाइम है जब तक कि वो कोलिजन नहीं करता है। तो कोलिजन करने के ठीक पहले इलेक्ट्रॉन के पास इतनी वेलोसिटी है। उसी तरीके से सेकंड इलेक्ट्रॉन के पास क्या वेलोसिटी आ जाएगी, v2, जो कि हो जाएगी u2 प्लस a इंटू इसका रिलैक्सेशन टाइम। इस तरीके से अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो nth इलेक्ट्रॉन के पास नेट वेलोसिटी जो आ जाएगी कोलिजन करने के ठीक पहले, वो un प्लस a इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, इस तरीके से हमने सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटीज निकाल ली। इस सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज को निकालने के बाद अब हमें इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे और जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर हम इन सब को जोड़ देते हैं तो हम इन सब को जब जोड़ेंगे तो जो पहला वाला टर्म है u1 u2 u3 un, इन सब को जब जोड़ेंगे और n से डिवाइड करेंगे तो यही वाला टर्म आ जाएगा। और इस टर्म की वैल्यू 0 है, इसका मतलब u1 प्लस u2 प्लस un जब करके रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। दूसरा वाला टर्म का रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा और वो हो जाएगा कि सबके पास a तो कॉमन है, हमारे पास आएगा τ1 प्लस τ2। इस तरीके से n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय n। ये सबके रिलैक्सेशन टाइम है अलग अलग और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो रेशियो आता है इसको हम कहते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसके बराबर हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की आएगी वो v इज इक्वल टू ए इंटू, सिर्फ टाउ में लिख देता हूं, टाउ का मतलब एवरेज। ठीक है, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की आई है कोलिजन के ठीक पहले, वो एक्सेलरेशन इंटू टाउ के बराबर आई है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ ई कैपिटल E बाई m इंटू टाउ। ये इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी जस्ट कोलिजन के पहले। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही स्मॉल होती है। रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज 10 टू द पावर माइनस 19 के ऑर्डर का है, मास 10 टू माइनस 31 के ऑर्डर का है, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये बहुत छोटा होता है और ओवरऑल ये वैल्यू इतनी कम होती है कि ये लगभग इलेक्ट्रॉन करीबन 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलता है। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की आती है ये करीबन 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड के बराबर आती है, मतलब 0.1 मिलीमीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही छोटी होती है। अब हम ये मान के चलते हैं आगे के डिस्कशन में कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स की हमने ये एवरेज वेलोसिटी निकाली है, ये एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की कांस्टेंट होती है और किसी भी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो भी हमने जिस भी कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी है उसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स है तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स वाले कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स की खुद की वेलोसिटीज अलग अलग हैं, लेकिन हमने एवरेज निकाला है और ये अजम्पशन रहेगा आगे से कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन
इसी एवरेज वेलोसिटी से कंडक्टर में आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं और जैसा हमने सीखा कि डिफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो डिफ वेलोसिटी बेसिकली एक हम मान के चलते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी गई है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता तो जरूर है, लेकिन बहुत ही कम समय के लिए कर पाता है, फिर उस कोलिजन से उसकी एनर्जी का लॉस होता है, फिर स्टार्ट करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक कंडक्टर में एक जगह से दूसरी जगह गया तो वो टकरा टकरा के बहुत बार कोलिजन कर करके यहां से यहां पहुंचा है। तो वो जो मोशन हुआ है हम ये मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी का हुआ है, और जो एक से दूसरी जगह पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है उसी को हम लोग डिफ वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हम करंट कैसे निकालते हैं। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए मान लो कि ये कंडक्टर है जिसमें हम पता करना चाहते हैं कि कितनी करंट फ्लो कर रही है। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को राइट डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो इसके अंदर के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हम ये मान के चलेंगे कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम होता है vd। मैंने सिर्फ v लिखा था, आप उसको vd लिख सकते हैं, और vd का मतलब होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी होती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कुछ समय लगेगा। तो मान लो हम इसके अंदर का इतनी जगह का पार्ट का कंसीडर करते हैं। अब आप ये समझें कि इस जगह से जब इलेक्ट्रॉन पास करके निकलेंगे तो ऑब्वियसली इस जगह पर कुछ ना कुछ करंट होगी। तो करंट किसी क्रॉस सेक्शन पे निकालनी होती है, हम इस क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन vd की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर हैं ये इस जगह पर हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि ये बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बीच में ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, इधर भी होंगे इधर भी होंगे। हम सिर्फ इतनी जगह की बात कर रहे हैं। इतनी जगह जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं जब वो लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहे होंगे, और जब इधर वाले इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर जाएंगे उतने समय में बीच वाले इलेक्ट्रॉन भी क्रॉस कर जाएंगे। तो जैसे यहां पे फर्स्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगी, सेकेंड लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, जैसे कई सारी लेयर्स होंगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे तो पहले फर्स्ट लेयर क्रॉस करेगी, फिर सेकंड लेयर क्रॉस करेगी, फिर थर्ड लेयर क्रॉस करेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो लास्ट लेयर है ये भी इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करेगी। जिस समय ये लास्ट लेयर क्रॉस करेगी उस समय तक जितने भी इलेक्ट्रॉन इनके बीच में थे वो सब के सब क्रॉस कर चुके होंगे। और अगर हम ये पता कर लें कि कितना चार्ज क्रॉस कर चुका है और कितने समय में क्रॉस किया है तो करंट आ जाएगी। मान लिया जाए कि ये जो दूरी है ये L के बराबर की है, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वही क्रॉस सेक्शन एरिया यहां भी है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो A के बराबर है। और हम यहां पर एक और टर्म डिफाइन करते हैं दैट इज स्मॉल n, और ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए ये वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम फ्री फिक्स होते हैं, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि करंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर हम बात करें कि ये वॉल्यूम कितना है तो ये वॉल्यूम कहा जा सकता है कि ये वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ अगर एल है तो ए इंटू एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। और इस वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एन को हम लिख सकते हैं कैपिटल एन बाई वॉल्यूम। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैपिटल एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वी हो गया वॉल्यूम। ठीक, कैपिटल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अगर हम स्मॉल एन पता है वॉल्यूम पता है तो कैपिटल एन निकाल सकते हैं। स्मॉल एन ऑलरेडी था, वॉल्यूम ए इंटू एल था, तो यहां से आ जाएगा कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं जो कि यहां से क्रॉस करने वाले हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये पता चल गया तो टोटल चार्ज जो क्रॉस करेगा वो निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज कैसे निकल जाएगा? इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं और हर इलेक्ट्रॉन के पास ई का चार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज जो यहां से क्रॉस करने वाला है ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए कैपिटल एन, और इलेक्ट्रॉन के पास ई का चार्ज है तो एन इंटू ई का हो गया। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई के बराबर, ये हो गया टोटल चार्ज। ठीक, करंट की हम बात करते हैं तो करंट कैसे निकलेगी? करंट निकलेगी कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया और उसको टोटल टाइम कितना लगा फ्लो करने में। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया? NaLe, और कितना टाइम लगा? मान लो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में t का टाइम लगा, तो हमने इसको टाइम t दे दिया। अब आप ये कह सकते हैं कि L की दूरी अगर t टाइम पे तय की जा रही है तो यही वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया डिवाइड बाय टाइम जो ट्रेवल किया ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन जाएगी। और हम ये कह सकते हैं जो करंट होगी वो होगी n, ये E को मैं पहले लिख देता हूं, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखता हूं और L अपॉन E को VD लिख देता हूं। ये वो करंट है जो कंडक्टर में फ्लो करती है। तो आप इस करंट का फॉर्मूला याद रखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्मॉल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये कंडक्टर में फ्लो करने वाली करंट है। एक बात और ध्यान रखेंगे कि बाय कन्वेंशन हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट में जाएंगे तो करंट राइट में जाएगी। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में मूव कर रहे हैं तो कन्वेंशनली हम मानते हैं कि करंट राइट में मूव करेगी, और जितने अमाउंट से मूव करेगी उसकी वैल्यू NeAVD के बराबर होती है। ठीक है, हमने जैसा भी करंट के बारे में पढ़ा तो करंट स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन हम अगर हमें इसके, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है लेकिन स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि इसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया है। अगर हम इसके वेक्टर की स्टडी करना चाहते हैं तो हम एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि कितनी करंट पर यूनिट एरिया फ्लो कर रही है, इसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो यहां पर हम एक नया टर्म डिफाइन करने वाले हैं जिसको नाम है करंट डेंसिटी। कैपिटल J के सिंबल से रिप्रेजेंट की जाएगी। ये क्वांटिटी वेक्टर होती है और उसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाम से समझ में आता है कि ये जो करंट डेंसिटी है, अगर हम इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये करंट बाय एरिया होता है। तो जो भी करंट है अगर हम उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, मैं अभी फिलहाल इसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो करंट डिवाइड बाय एरिया होता है। लेकिन ये एरिया कौन सा एरिया है? ये एरिया जो होगा, ये ए एरिया, ये एरिया होगा एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मतलब हमको एरिया हमेशा वो लेना है जो करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर J इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के पास डायरेक्शन होता है, वो वेक्टर नहीं है लेकिन उसके पास डायरेक्शन होता है। तो जिस भी डायरेक्शन में करंट होगी उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का वेक्टर भी होगा। और इस करंट डेंसिटी के वेक्टर का डायरेक्शन हमने करंट के डायरेक्शन से बता दिया, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो करंट कितनी है डिवाइडेड बाय एरिया। लेकिन ये एरिया हमेशा, आप चाहो तो ये परपेंडिकुलर लिख लो, वो एरिया जो करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होगा वही लेना। आप इसको एक एग्जांपल से समझ, मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है जिसमें कि करंट फ्लो करके जा रही। अगर हमने यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है और करंट का जो डायरेक्शन है वो मान लेते हैं राइट की तरफ है, तो करंट इस तरफ फ्लो करके जा रही।
करंट अगर इस तरफ फ्लो करके जा रही है तो आप ये कहोगे कि जो करंट डेंसिटी का वेक्टर होगा J, वो भी इसी तरफ होगा। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करके जाएगी उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का भी वेक्टर होगा। और करंट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट में आ रहे हैं तो करंट राइट में जा रही है, करंट राइट में जा रही है तो करंट डेंसिटी का वेक्टर राइट में होगा। अब ये करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है करंट कितनी फ्लो करी डिवाइड बाय एरिया। और आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया हम यहां पर ले रहे हैं, ये एरिया ऑलरेडी ये करंट जो फ्लो कर रही है इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर मैंने इस एरिया को मान लो नाम दिया है ए का, या सिर्फ ए अगर मैं कहता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि करंट डेंसिटी की जो वैल्यू है ये करंट आई डिवाइडेड बाय एरिया ए के बराबर है। इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया हमने यहां पे लिया है ये ऑलरेडी करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर है। तो कुछ नहीं सोचना है, तब सीधे लिखना है कि करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड करंट बाय एरिया है और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन की तरफ है। वही अगर हो सकता है कि मैं यहां पर एक बात, यहां पर इस तरीके से एक एरिया ले लूं, आपकी मर्जी है कि आप एरिया कैसा लेना चाहते हैं। तो हमने यहां पर एरिया इस तरीके का ले लिया। अब अगर एरिया हमने इस तरीके का ले लिया और करंट का डायरेक्शन अभी भी इसी तरफ है, इसी तरफ करंट अगर फ्लो कर रही है, तो करंट अगर इस तरफ फ्लो कर रही है तो अभी भी हम ये कहेंगे कि जो करंट डेंसिटी का वेक्टर होगा J, ये इसी तरफ होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इस एरिया का नाम देता हूं मान लो ए डैश, तो आप ये नहीं कह सकते कि करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है I डिवाइडेड बाय ए डैश। ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो ए डैश का एरिया आपको दिख रहा है ये एरिया करंट के परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपको हमेशा वो एरिया लेना पड़ता है जो करंट के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको इस एरिया का वो प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा जो उसके परपेंडिकुलर आएगा। तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हमको जो एरिया मिलेगा वो ये एरिया मिलेगा। और अगर ये एरिया मिल जाता है तो ये एरिया और कोई नहीं बल्कि इसी एरिया के बराबर आप कह सकते हो। प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी लाइन होती है, हम इस लाइन का प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं वर्टिकल, तो ये उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो लाइन का वर्टिकल इस तरीके से है, उसी तरीके से ये एरिया इस तरीके से था, लेकिन हमें इस एरिया का वो पार्ट चाहिए जो कि किसके परपेंडिकुलर है? करंट के परपेंडिकुलर है। तो ये एरिया करंट के परपेंडिकुलर नहीं था, लेकिन ये एरिया करंट के परपेंडिकुलर आ गया। और इस एरिया की वैल्यू अगर ए है तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि करंट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई ए। तो ये करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये करंट डिवाइडेड बाय ये वाला एरिया नहीं, बल्कि करंट डिवाइडेड बाय वो एरिया जो कि उस करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब अगर इसमें हम थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाएं और समझने की कोशिश करें तो एक बात हमें यहां पे ये समझ में आ जाती है कि भाई एरिया वेक्टर हमने गॉस लॉ में भी पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि एरिया वेक्टर हमेशा किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमने कभी भी कोई एरिया वेक्टर जो लिया है, मान लो एरिया वेक्टर किसी भी तरफ हो सकता है ना, तो हमने मान लो ये लिया है कि इसका जो एरिया वेक्टर है ये कहीं इस तरफ है। इसका एरिया वेक्टर का मैंने नाम दिया वेक्टर ए। और मान लो मैंने ये कहा कि जो करंट फ्लो कर रही है ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ है आई का। तो हमको ये पता है कि करंट डेंसिटी का वेक्टर करंट के डायरेक्शन की तरफ होगा। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी करंट डेंसिटी का वेक्टर उसी डायरेक्शन पे होगा। लेकिन करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो अगर इसका एरिया ए से था तो उसके बराबर नहीं होगा, बल्कि इसके एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा जैसा हमने यहां पर लिया। और अगर ये एंगल थीटा का है तो हम जब इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लेंगे और ज्योमेट्री लगाएंगे तो पता चलेगा कि ये अगर एरिया ए का था तो ये एंगल भी थीटा ही आता है जो यहां पर है, और उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो होगा करंट डिवाइडेड बाय, अगर ये एरिया आपको ए का दिख रहा है तो हमें इस एरिया ए नहीं लेना है, इस एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना है जो कि इस केस में आएगा ए कॉस थीटा के बराबर। ठीक है,
तो अगर इसका ओरिजिनल एरिया ए का था तो वर्टिकल प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा का आएगा और करंट डेंसिटी हो जाएगी करंट डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। ये आप ये कह सकते हो कि करंट इज इक्वल टू जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और वेक्टर जे और वेक्टर ए के बीच में ऑलरेडी एंगल थीटा का है, तो आप एक रिलेशन आप याद रख सकते हो कि करंट होती है वेक्टर जे और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट। तो इन सब से जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि करंट की जो वैल्यू होती है ये करंट डेंसिटी के वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होती है। एरिया वेक्टर हमने गॉस लॉ में ऑलरेडी पढ़ा है कि ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, वो आपको पता है। और अगर करंट डेंसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होता है, जिस तरफ करंट है उसी तरफ करंट डेंसिटी का वेक्टर होता है। तो जे का वेक्टर करंट के डायरेक्शन में हो गया, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हमें करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हमें समझ में आया कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो करंट की ही तरफ होता है, और इस करंट वेक्टर क्वांटिटी जो करंट डेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है करंट डिवाइडेड बाय वो एरिया, करंट डिवाइडेड बाय वो एरिया जो कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये दो बातें हमने करंट डेंसिटी के लिए समझी। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे कि किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो करंट की वैल्यू पूरे कंडक्टर में सेम होती है। भले ही कंडक्टर कहीं से थिक हो जाए कहीं से थिन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो वो सेम रहती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के पढ़े हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, कोई भी रॉड है उसका रेजिस्टेंस होता है रो लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो पहला रेजिस्टेंस लगाया, उसके बाद एक मोटा रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर एक लगा दिया, तो R1 R2 R3 ये सब सीरीज में जुड़े हैं क्योंकि एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। क्या तीनों में करंट सेम पास करेगी? क्योंकि हमको पता है कि अगर तीनों रेजिस्टेंस एक के बाद एक लगा दें और बैटरी कनेक्ट कर दे तो सेम करंट पास करेगी। मतलब ये है कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बदल भी जाएगा तब भी उस पूरे कंडक्टर में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि करंट will be constant even if the cross section area of conductor changes। ठीक है, मतलब ये कि अगर हमारे पास इस तरीके से मान लो एक कंडक्टर है, ऑब्वियसली इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह से अलग अलग आएगा, लेकिन अगर इसमें यहां पे करंट आई फ्लो कर रही है तो सेम करंट आई यहां भी फ्लो करेगी और सेम करंट आई यहां भी फ्लो करेगी। करंट की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, करंट पूरे कंडक्टर में सेम फ्लो करती है। हाँ, यहां का एरिया अलग है, यहां का एरिया अलग है, और एरिया अलग होने से करंट डेंसिटीज अलग अलग होंगी। तो इस जगह की करंट डेंसिटी अगर J1 है और इस जगह की करंट डेंसिटी अगर J2 है, तो करंट डिवाइडेड बाय यहां का एरिया और करंट डिवाइडेड बाय यहां का एरिया, तो जहां का एरिया कम होगा वहां की करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, तो J1 की करंट डेंसिटी J2 से ज्यादा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फिलहाल आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। E इज प्रोपोर्शनल टू J, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर जहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की और यहां पे कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो कहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, कहां पे कम है, तो आप इसको ऐसे क्रिएट करेंगे कि करंट तो हर जगह पर सेम रहती है, और करंट का फॉर्मूला हमने कुछ देर पहले निकाला था NeAVD। N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, और यहां पे करंट कांस्टेंट है, तो A इंटू VD का मल्टीप्लीकेशन भी कांस्टेंट होगा, और एरिया इंटू वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है। मतलब जहां का एरिया बढ़ेगा वहां की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब यहां पे एरिया ज्यादा है
तो यहाँ की डिफ वेलोसिटी कम होगी एज कंपेयर टू जहाँ का एरिया कम है वहाँ की डिफ वेलोसिटी। तो करंट डेंसिटी छोटे एरिया पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटे एरिया पे ज्यादा है, और डिफ वेलोसिटी भी छोटे एरिया पे ज्यादा आएगी। इस तरीके से अगर इनमें से कोई भी चीज पूछी जाती है तो आप निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि है क्या। तो ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये करंट डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो रो का आता है, और ये बन जाता है E इज इक्वल टू रो इंटू जे, जहां पे रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो ये जो E इज इक्वल टू रो इंटू जे आया है ये कहा जाता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, हालांकि यूज नहीं होता, यूज स्केलर फॉर्म ही होता है, तो स्केलर फॉर्म कैसे निकल के आएगा इसमें से। तो अगर ये कंडक्टर है और यहां से यहां तक की दूरी L के बराबर है और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रही है E की, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करती है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिस और दिस के बीच में, जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, वो E इंटू डिस्टेंस D के बराबर होता है। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हम लिख सकते हैं E इंटू L के बराबर। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि जो E की वैल्यू होगी ये V बाई L के बराबर है, V जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट डेंसिटी आपको पता है कि करंट डिवाइड बाय एरिया होती है, और अगर हमें E की वैल्यू यहां रख दें, J की वैल्यू यहां रख दें और इन दोनों की वैल्यूज को यहां रख दें, तो ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा V बाई L इज इक्वल टू रो इंटू I डिवाइडेड बाई A, या V की वैल्यू हो जाएगी रो L बाई A इंटू I। ये जो पूरा टर्म आया है इसमें ऑब्वियसली कंडक्टर की लेंथ एक कांस्टेंट टर्म है, और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो है ये भी एक कांस्टेंट है। तो इस पूरे टर्म को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रो एल अपॉन ए को हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और अगर ये रेजिस्टेंस हो जाएगा तो V क्या बन जाएगा? I इंटू R। ये ओम्स लॉ का सेकेंड फॉर्म है और ये कहा जाएगा स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, अब स्केलर फॉर्म में V क्या है? V है पोटेंशियल डिफरेंस है कि आपने जिस भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, अगर वो V का है और इस कंडक्टर में अगर I की करंट फ्लो करती है तो V इज इक्वल टू आई आर। ये हमें पहले से पता था और ये वेक्टर फॉर्म से हम स्केलर फॉर्म में आ सकते हैं। आप इस रिलेशन को और समझें तो V इज इक्वल टू आई आर का मतलब, अगर हम V और I का एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें यहाँ पर V है और यहाँ पर I है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन में हमें जैसे V इज इक्वल टू आई आर है तो V इज इक्वल टू आई आर में V हो गया y एक्सिस, I हो गया x एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा? m, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c 0 है इसलिए लाइन ओरिजिन से पास करेगी, और इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का याद रखेंगे कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो अगर इसका ये मतलब रहा कि अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं ये और ये कहा जाता है कि ये रेजिस्टेंस R1 वाले का ग्राफ है, ये रेजिस्टेंस R2 वाले का ग्राफ है, तो ये याद रखना है कि जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, तो R2 इज ग्रेटर देन R1 कहा जाएगा। ठीक है, तो आज जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट में स्टार्ट किया, करंट के बारे में पढ़ा, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा, ठीक है, ओम्स लॉ सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और
हम फिर ओम्स लॉ के बाद रेजिस्टेंस की जब बात करते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ता है ये सब सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ जंक्शन लॉ जो है ये दोनों लॉ सीखेंगे। सेम है जो कैपेसिटर में पढ़ा था, और काफी कुछ चीजें सेम रहेंगी जो कि हम कैपेसिटर में पढ़े थे, उन चीजों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है।